हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। आज आपके सामने एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ में हूँ। सैम्पल पेपर 2 क्लास 12th बायोलॉजी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा सेक्शन ए को, जिसमें एमसीक्यू 12 एमसीक्यू और 4 एसर्शन रीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आपका एक एमसीक्यू रॉन्ग हो गया तो आपका 1 नंबर वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कोई गलती करने की चांस तो यहाँ पे नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और अगर अभी अभी तक आपने सैम्पल पेपर फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट का लिंक है, आप उसको ओपन करिए और सैम्पल पेपर फर्स्ट देख लीजिए। आपको उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और वो बेहतर करेंगे। ओके, रिवीजन जो हो रहा है, जो एमसीक्यू से जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को भी, उस टॉपिक के बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको बता दूंगा। ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बना करके आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इनमें से ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर से है। इनमें से जो है वो इंक्लूडेड नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूडेड नहीं है एनसीईआरटी बुक में। वो कौन सा नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए है वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है हिमालयाज, ऑप्शन सी है इंडो ब्रह्मा और ऑप्शन डी है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ओके, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो तीन है, वेस्टर्न घाट ये है इंक्लूडेड, हिमालयाज इंक्लूडेड है और इंडो बर्मा ये इंक्लूडेड है। अब सवाल ये आता है कि हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट बेटा ऐसा एरिया जहाँ पे हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और उस बायोडाइवर्सिटी में ऐसे में भी लगभग 70% के आसपास वहाँ पे जो स्पीसीज है वो एंडेमिक कंडीशन पे है। ठीक है। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे हमें लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? वैरायटी इन द लिविंग थिंग्स। ठीक है। लिविंग थिंग्स में वैरायटी जहाँ पे होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वहाँ पे लिविंग थिंग हमें देखने को मिलेंगे, स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगे, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है। तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, उस प्लेस की। और हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब वहाँ पे वेराइटीज की, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर, और उस बायोडाइवर्सिटी में भी जो मैक्सिमम है वो लॉस्ट के उस पे है, भी पॉइंट पे है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट। क्लियर? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, और मीनिंग ऑफ हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है। इनमें से जो है वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो डिफाइन, उसका जो एक्शन होता है उसको डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक। तो ऑप्शन ए है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इसमें करेक्ट पूछा गया डू नॉट, सॉरी, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ, मतलब यहाँ पे रॉन्ग वन पूछा गया कि रॉन्ग कौन सा है इसमें से। ठीक है। उसको सेलेक्ट करना आपको। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। एंट्री रिटार्ड कर सकते हैं, एंट्री ऑफ द स्पर्म, जो सर्वेक्स जो है वहाँ पे उसको म्यूकस की वहाँ पे लेयर को थिकन कर देंगे। ठीक है, जिससे कि स्पर्म अंदर नहीं आ पाएंगे। ओके। एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करेंगे और ओव्यूलेशन को भी रोक सकते हैं। हार्मोन में चेंजेस लाने की वजह से फीमेल की बॉडी में, उनको हम बोलते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है। बी वाला है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस। नहीं, वेसेक्टोमी एक सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हम लोग वास्ट मेल में परफॉर्म की जाती है। इन मेल जो वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस जो ट्यूब होती है, जो एपिडिडाइमस से कनेक्ट होकर के कहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट पे आकर के कनेक्ट करती है, उसका जो मिडिल पोर्शन हम लोग कट करके उसको टाइट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा? ये स्पर्म के इजैकुलेशन को प्रिवेंट कर देता है, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। ठीक है। तो उसको ये प्रिवेंट नहीं करता। ये किसको प्रिवेंट करता है? स्पर्म के इजैकुलेशन को प्रिवेंट करता है। तो यहीं पे हमें आपका हमारा आंसर मिल गया। कौन सा? रॉन्ग वन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन फर्स्ट का क्या था? ऑप्शन डी था। तो ये दो आंसर हो गए फर्स्ट टू क्वेश्चंस के। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड क्या होते हैं? जो मीटिंग को रोकते हैं। किसकी मीटिंग को रोकते हैं? स्पर्म और ओवम के मीटिंग को रोकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड बोलते हैं। फिजिकल मेथड में काउंट होते हैं एक तरीके से। प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ द ओवम एंड स्पर्म्स। ठीक है। ओवम और स्पर्म की मीटिंग को, फिजिकल मीटिंग को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं, उनको हम बैरियर मेथड बोलते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। ये जो आईयूडी होते हैं वो क्या करते हैं? वो हम जो फीमेल होती है वो यूट्रस में उन्हें इंसर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स। ठीक है। और वो जो आईयूडी होते हैं वो कॉपर आईडी और हार्मोनल आईडी हमने बात करी थी। ठीक है। उनमें से वो क्या करते हैं? वो स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म की जो टेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईयूडी बोलते हैं। ये भी एक तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। तो ये दो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ओके, देखिए।
ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ PBR322 एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इस डायग्राम को देखना है आपको और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो ये PBR322 का एक प्लाज्मिड का डायग्राम है। PBR का फुल फॉर्म होता है बेटा, P फॉर होता है प्लाज्मिड एंड B और R मतलब होता है जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसको सबसे पहले इसका यूज़ किया था। ठीक है, B का मतलब होता है इसके नाम से है बोरिफर और R का मतलब है रॉड्रिगस। ठीक है, बोरिफर और रॉड्रिगस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने PBR322 को दिया था। और 322 जो है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर है। ओके, इस प्लाज्मिड का इसको हम लोग एक क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है PBR322 को। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली इसमें ना दो रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये रखता है, साइट रखता है, और एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट ये रखता है। ठीक है, जिसमें ये जो देखें आपको ये रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट देखें, जहाँ पे आपको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आकर के कट करेगा। तो टोटल ही 8 ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सॉरी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे हैं इसमें PBR322 में, और एक ORI साइट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ROP साइट मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड या रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें इसका स्ट्रक्चर है PBR322 का। ओके, अब स्टेटमेंट देखिए, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर शोन इन द डायग्राम। बिल्कुल सही है, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। एक ये है PUV, सेकंड SA, L फर्स्ट, BHA फर्स्ट, हिंड थर्ड, CLA फर्स्ट, इको R फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PSD फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन साइट है टोटली 8। तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये क्या हो गया, ये भी ठीक है इसमें ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन B। 4 रिस्ट्रिक्शन साइट हैव नो कंसर्न विद द लूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो जो 4 हैं इसमें, जो जिनको हम लोग अगर कट करते हैं तो कोई भी एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है इसमें इस डायग्राम में वो लॉस नहीं होगी कह रहा है। तो अगर इसको देखो PVU सेकेंड और हिंड थर्ड एंड CLA फर्स्ट और इको R फर्स्ट। ठीक है, तो ये 1 2 और 3 एंड 4, तो 4 इसमें रिस्ट्रिक्शन ऐसे साइट्स हैं जो अगर हम इसको कट भी लगाते हैं यहाँ पे तो टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो इसमें जीन है वो प्रॉपर्टी लॉस इसमें नहीं होगी। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन B भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट, इफ PVU second act on its restriction site then antibiotic resistance offered by the PBR will be totally lost। नहीं, अभी तो हम बात करें ना कि जहाँ पे ये है PVU सेकेंड। ठीक है, ये अगर हम इसको कट करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो PBR322 ऑफर कर रहा है यहाँ पे अपने शो कर रहा है तो टोटली लॉस हो जाएगी। बोला नहीं, अगर हम इसको लॉस करते हैं ना बेटा, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे, तो इसकी प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है वो लॉस नहीं होगी। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर C क्लियर। ऑप्शन नंबर D क्या कह रहा है वो भी यहाँ पे देख लो। इफ द फॉरेन DNA इज लाइगेटेड एट द बाम H फर्स्ट साइट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू। ठीक है, बाम H फर्स्ट जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम इसको कट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इसको कट कर देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन वाली प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस जीन है वो लॉस होगा इसमें, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो लॉस होगा, एम्पिसिलिन वाला कंटिन्यू रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट में आप किसको बताओगे, ऑप्शन नंबर C को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ सेकंड बैक्टीरिया। मतलब आपको फर्स्ट ये बताना है कि जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस होती है बायोमास के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऑप्शन A है एनारोबिक और मिथेनोकोकस। तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है ना ये जो मिथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है मैक्सिमम अमाउंट में, मिथेन गैस होती है। ठीक है, तो मिथेन गैस जो आती है वो कहाँ से आती है, वो जो कैटल्स होते हैं उनकी जो वेस्ट होता है, ठीक है, और जो वेजिटेबल वेस्ट होता है इनको हम एक लार्ज पिट में रख देते हैं और उस पिट को एयर टाइट रख देते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग गोबर भी ऐड करते हैं जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, और उस गोबर में नेचुरली रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल की जो गट में नेचुरली क्या होते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, और मिथेनोजेंस बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एनारोबिक कंडीशन में मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में बायोमास को मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, कौन सी गैस, मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और मीथेन गैस फ्लेमेबल गैस होती है जिसका यूज़ हम लोग एज अ फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो पहले ही मिल गया हमें, कौन सा, एनारोबिक और मिथेनोकोकस। देखो मिथेनोकोकस यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम दिया है, एक ऑप्शन है ना इसमें डी वाला, ये मिथेनोबैक्टीरियम दिया है। यहाँ बैक्टीरियम ठीक है, लेकिन आगे एरोबिक कंडीशन दे रखी है। एरोबिक कंडीशन नहीं, वो एनारोबिक कंडीशन होती है। तो जहाँ पे भी एनारोबिक कंडीशन है पहले तो वो देख लो आप लोग, और सेकंड वाला है एरोबिक और राइजोबियम, ये हो नहीं सकता है। एनारोबिक और राइजोबियम नहीं, राइजोबियम तो कहाँ मिलता है, वो पल्सेस प्लांट की रूट में मिलता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? सो right answer is option A for the question number 4. Okay, now let's discuss the question number 5. Question number 5 यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। Elderly people are advised to get the influenza flu vaccination every year.
ईच ईयर अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू वैक्सीन हैज़ टू बी मेड। दिस इज़ बिकॉज ये किस लिए हम बनाते हैं, मतलब जो पीपल्स, जो बड़े पीपल्स होते हैं, वो एडवाइस देते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है उसको आप एवरी ईयर आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। ईच ईयर, हर ईयर जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू वैक्सीन हैज़ जो बनाई जाती है, ठीक है। ये क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए। Different viruses attack the people of the different ages, so each year as the population ages a new vaccine must be produced। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंट वायरसेस, अलग अलग वायरस जो होते हैं वो अटैक करते हैं पीपल पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एज पे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अलग अलग वायरस पे और अलग अलग एज ग्रुप पे ही काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वैक्सीन आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। नहीं, वैक्सीन जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं आपके उसमें बॉडी में। वैक्सीन एक्चुअल में होते क्या है, वैक्सीन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ही होता है, बट इनएक्टिव फॉर्म होता है, लेस डोज में आपको पेशेंट को दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज खुद जनरेट होती हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। और वैक्सीन देने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो देखो, वैक्सीन जो होते हैं वो अनस्टेबल नहीं होते, स्टेबल होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द मोर देन 1 ईयर। ये गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट, ये भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा ए को। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी, द बॉडी लर्न टू डिस्ट्रॉय द एंटीबॉडीज made against the vaccine, so a new type of vaccine is needed for each vaccination। the body जो होती है ना वो learn to destroy the antibodies made against the vaccine। नहीं, बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ठीक है, बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी एंटीबॉडी को, वो क्या करेगी, ये भी कहीं कहीं पे इसको कंसीडर कर सकते हैं अगेंस्ट द वैक्सीन, हम इससे बोल रहे हैं। सो जो वायरस की जो यहाँ पे बात करें ना, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें, ये एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है बोल रहा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे भी, वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा हमारा जो वैक्सीन है, ठीक है। तो बॉडी लर्न टू डिस्ट्रॉय द एंटीबॉडीज made against the vaccine, so the new type of vaccine is needed for the each vaccination। नहीं, ये भी नहीं है, बॉडी हमारी खुद की डिस्ट्रॉय नहीं करती एंटीबॉडी को, जो हमने मेड जो बना रखी है कैसे, वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बेटा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग दे रखा है। फ्लू वायरस, अब बचा कौन सा, डी वाला, यही करेक्ट होगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, फ्लू वायरसेस चेंज देयर जेनेटिक कॉन्स्टिटेंट, सो रैपिडली द वैक्सीन अगेंस्ट देम रैपिडली बिकम ऑब्सोलीट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बेटा करेक्ट है। कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फ्लू वायरसेस चेंज देयर जीनोमिक कॉन्स्टिटेंट, ठीक है, जो उसका जीनोमिक कॉन्स्टिटेंट है, मतलब वायरस का, फ्लू का क्या होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है बाहर से, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बार बार चेंजेस आता है। वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस इसलिए आता है क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन होते रहता है, ठीक है, वेरिएशन आते रहता है, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्स्टिटेंट है वो चेंज होते रहता है, और वही क्या होता है, डिफरेंट सिम्टम्स कॉज करता है हमारी बॉडी में। इसलिए हमें बार बार वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत होती है किसी भी पर्टिकुलर वायरस के लिए, ठीक है, क्योंकि वायरस में चेंजेस आते हैं तो हमें भी वैक्सीन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्लियर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है, ये इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आपको लगेगा। देखिए पहले, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इफ द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन, द नंबर ऑफ टॉप कार्निवोरस विच मे बी सपोर्टेड बाय देम विल बी। ठीक है, तो एक इकोलॉजिकल पिरामिड हम देख लेते हैं, नंबर का पिरामिड यहाँ पे पूछ रहा है, ग्रासलैंड का पिरामिड पूछ रहा है, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर के नंबर है वो बोला कि क्या है, 6 मिलियन है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर हो गए, ओके, फिर कौन सा आगे, प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, फिर कौन सा आगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए, ओके, यहाँ पे ऐसे देख लीजिएगा, ओके। तो ये हो गए प्लांट्स, ये हो गए हर्बीवोरस, ये हो गए कार्निवोरस। अब इससे भी ऊपर ही कार्निवोरस होंगे, टॉप कार्निवोरस होंगे, तो ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है वो टेरेस्ट्रियल में चाहे वो एक्वाटिक में, वो क्या होते जाते हैं, वो डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए है 3 मिलियन, ऑप्शन बी है 30 मिलियन, ऑप्शन सी है 6 मिलियन, ऑप्शन डी है 60 मिलियन, ठीक है। तो ये तो सब बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, 3 मिलियन। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि कार्निवोर ही अगर 3 मिलियन होंगे तो ये तो जो वेजिटेशन है वहाँ का प्लांट जो है, या फिर जो आगे जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, तो उनके नंबर को तो ये तो बहुत जल्दी रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में इससे भी कम होना चाहिए था, ठीक है, इससे भी कम यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए इसको हम करेक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं दिखा रखा जो 6 मिलियन से कम हो, तो 3 मिलियन को हम लोग यहाँ पे भी कंसीडर कर देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम चले, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे नंबर्स थोड़ा और कम करने चाहिए थे इसमें, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है किसी भी इकोसिस्टम में वो डिक्रीज होते रहते हैं अगर आप ट्रॉपिक लेवल को ऊपर को बढ़ाते जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। सॉरी, इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है। वो क्या नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी है, डीजनरेसी, ये भी प्रॉपर्टी है, एम्बिगस प्रॉपर्टी, ये नहीं प्रॉपर्टी है, अनएम्बिगस प्रॉपर्टी होती है बेटा किसकी, जेनेटिक कोड की। अनएम्बिगस प्रॉपर्टी होती क्या है, यूनिवर्सल ये प्रॉपर्टी होती है कि मतलब बैक्टीरिया में जो कोडोन है वो प्लांट एनिमल सब में वही कोडोन किसके लिए होगा, पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए होगा। ठीक है, डीजनरेसी का अपोजिट जो होता है वो अनएम्बिगस होता है। यहाँ पे एम्बिगस देखा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर,
यहाँ पे देखिए अनएम्बिगस क्या होता है कि एक कोडोन जो है वो एक ही पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। वन अमीनो एसिड इज सॉरी एक वन कोडोन इज कोड ओनली वन अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड। एक कोडोन जो है वो सब में ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ AUG किसके लिए होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना आपसे सॉरी इसका राइट आंसर बी है। इसके बात करूँ AUG किसके लिए होता है, AUG होता है मिथ्योनिन के लिए, ठीक है, मिथ्योनिन के लिए। ओके, तो ये यूनिवर्सल होगा, AUG मिथ्योनिन के लिए सब में होगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कोडोन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्बिगस प्रॉपर्टी बोलते हैं। डीजनरेशन किसको बोलते हैं, डीजनरेशन हम बात करें तो ये हम अमीनो एसिड के बेसिस से बात करेंगे कि एक अमीनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड हो सकता है, उसको बोलते हैं डीजनरेशन। नॉन ओवरलैपिंग अगर कोई सीक्वेंस है आपके पास में एमआरएनए में कंटिन्यूअस सीक्वेंस जा रहा है तो वो थ्री जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका वो सीक्वेंस याद रहेगा, किसी को ओवरलैप नहीं करेगा आगे से। मतलब अगर मान लो कि एक सीक्वेंस है हमारे पास में एमआरएनए का 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, A C A U G, ठीक है, CACAG ऐसे, ठीक है। तो ये तीन जो होंगे आगे के तीन, देन उसके नेक्स्ट थ्री, फिर नेक्स्ट थ्री, ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे जाएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप नहीं करेगा कहने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट कोडोन है वो इससे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे इससे नहीं बनेगा, ये नहीं होता है, इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये नॉन ओवरलैपिंग ये वाला कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कौन सी होती है जेनेटिक कोड की, नॉन ओवरलैपिंग होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा है, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर द होमोलोगस ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। विंग्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो किसके हैं, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल हैं। ह्यूमन हैंड एंड बर्ड्स विंग्स आर द एनालॉगस ऑर्गन, ये भी ठीक है भाई। ह्यूमन हैंड और बर्ड्स जो का जो विंग्स है वो एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। ह्यूमन हैंड एंड बैट्स विंग्स आर एनालॉगस ऑर्गन, ये भी ठीक है। ह्यूमन हैंड्स और बैट विंग्स आर द एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एनालॉगस ऑर्गन, ये भी ठीक है बेटा। एनालॉगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन होते क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन उसको बोलते हैं बेटा जिनका जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, उसको होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। एनालॉगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर, जिन ऑर्गन का ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर। बैट का जो विंग है वो एक्चुअल में स्किन का पार्ट है एक, और वो काम करता है फ्लाई करने के लिए, ठीक है। या आप कह सकते हो कि वहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट जा रहा है, ओके। और फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आधा एनालॉगस ऑर्गन, ये भी ये सही है बेटा, क्योंकि डॉल्फिन का जो फ्लीपर्स होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और पेंगुइन के भी जो फ्लीपर होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो जो एनालॉगस होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, और जो होमोलोगस होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए, वायरल डीएनए आफ्टर द बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम द वायरल आरएनए बाय एक्स इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम टू अंडरगो रेप्लिकेशन, व्हाट इज एक्स, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है एक्स क्या है। एक वायरल आरएनए जो है वो कन्वर्ट हुआ है वायरल डीएनए में, कब, जब वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है इनटू द होस्ट जीनोम के साथ में, अंडरगो टू द रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एक्स क्या है, तो यहाँ पे हम बात करें बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आरएनए से डीएनए बनेगा, एंड देन डीएनए से क्या बनेगा, अगेन आरएनए बनेगा, ठीक है। आरएनए से देन प्रोटीन बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम हेल्प करता है वो कौन सा करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक्स है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है। और ये डीएनए जो होस्ट जिसकी बॉडी में जा रहा है, होस्ट बॉडी, ठीक है, उसके डीएनए जीनोम के साथ में इनकॉर्पोरेटेड करेगा और एक नया जीनोम फॉर्म करेगा। क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये डीएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ओके। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है बेटा वो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक तरह का, जो डीएनए को मतलब न्यूक्लिक एसिड को मिडिल से कट करने का काम करता है, ठीक है। दो डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसको मिडिल से कट करने का काम कौन करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये 3 टाइप के होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं तीनों के तीनों, ओके। ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से जो बनता है वो बनता है एमआरएनए, ओके। और वहाँ पे ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो होता है आरआरएनए के लिए, ओके। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये होता है एमआरएनए के लिए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये होता है टीआरएनए के लिए, ओके।
तो ये आरएनए पॉलीमरेज है जो हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू द सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? डी जो है राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो पूछ रहा है इसमें, ठीक है। आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, आईयूडी एक बार इंसर्ट कर दी जाती है तो वो वापस से रिप्लेस नहीं की जा सकती, बोल रहा है, नीड नहीं है उसको रिप्लेस करने के लिए, ये बोल रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, ठीक है, जो यूजर है वो खुद ही आईयूडी को क्या कर सकता है? इंसर्ट कर सकता है, ये बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, आईयूडी इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स इन द यूट्रस, ये ठीक है स्टेटमेंट कि आईयूडी जो है वो क्या बोलते हैं? स्पर्म को क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म को यूट्रस में ही क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके, स्पर्म सेल को। आईयूडी सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस। देखो बेटा, अब इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, और जो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला कह रहा है कि आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। नहीं, ये जरूरी नहीं है, आईयूडी एक बार इंसर्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद उसको रिप्लेस करने की नीड भी पड़ती है, ठीक है, उसकी भी एक टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम पीरियड होता है उसका भी। आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, ठीक है, नहीं, यूजर खुद उसको इंसर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए? एक डॉक्टर या फिर नर्स जो एक्सपर्ट है उसको इंसर्ट करने के लिए वो चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। आईयूडी सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, आईयूडी गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं कर सकती है, आईयूडी स्पर्म को क्या कर सकती है? स्पर्म को रोक सकती है यूट्रस में, और मतलब फैगोसाइटोसिस कर सकती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकती है, गैमेटोजेनेसिस को नहीं प्रिवेंट कर सकती। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम सेल, ठीक है, तो उसको नहीं रोक सकती है ये, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior Barnacle balanus dominates the intertidal area and exclude the smaller Barnacle Chathamalus, इसको Chathamalus या फिर आप इसको थैमलस भी पढ़ते हैं, ठीक है, थैलेमस फ्रॉम द दैट जोन। विच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज बीइंग डिपिक्टेड बाय दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो है, ये जो क्वेश्चन बता रखा है बेटा आपको, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन से बता रखा है। तो दो स्पीसीज हैं कंपेटिवली जो एक ही प्लेस पे ग्रो कर रही हैं, ठीक है, एनिमल की, जो बारनाकल्स बैलेनस है, ये डोमिनेंट है इंटर टाइडल एरियाज पे, और एक्सक्लूडेड द स्मॉलर बारनाकल थैमेलस, या फिर आप इसे थैमेलस भी पढ़ सकते हो, ठीक है, उस जोन पे। तो इनका जो इंटरेक्शन है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है इस एग्जांपल का, ठीक है। तो ये जो इसका जो आंसर है बेटा, दोनों स्पीसीज हैं, सेम रिसोर्सेज पे हैं, आपस में सेम एरिया पे फाइट करें सेम रिसोर्सेज के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन का मतलब होता है बेटा कि किसी होस्ट की बॉडी में रहकर, मतलब प्रे और होस्ट का जो इंटरेक्शन होता है उसको प्रीडेशन बोलते हैं, ओके। और सॉरी, प्रीडेशन का नहीं, ये प्रीडेशन नहीं, ये पैरासाइटिज्म हुआ, जो मैंने अभी बोला आपको पैरासाइटिज्म है, इसका है मीनिंग, ठीक है। ये पैरासाइटिज्म क्या होता है कि होस्ट और किसका? पैरासाइट का, प्रे होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन उसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक की बॉडी से दो स्पीसीज जो है एक दूसरे पे क्या है, एक स्पीसीज जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है और उसकी बॉडी से अपना फूड ले रही है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म, ठीक है। कसकटा प्लांट, अमर बेल, वो इसका एग्जांपल भी है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। प्रीडेशन क्या होता है कि ये प्रे और प्रीडेटर दोनों के बीच का इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? यहाँ पे म्यूचुअलिज्म मतलब दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दो स्पीसीज का आपस में इंटरेक्शन होना और किसी दोनों स्पीसीज को आपस में एक दूसरे से क्या होना? बेनिफिट होना, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? पैरासाइटिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एक स्पीसीज को लॉस होता है। और प्रीडेशन में भी क्या होता है? एक स्पीसीज को क्या होता है? बेनिफिट होता है और एक स्पीसीज को लॉस होता है। कॉम्पिटिशन दोनों स्पीसीज को यहाँ पे क्या होता है? हार्म हो रहा है। जो इन्फीरियर वन होगी वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी, और जो सुपीरियर वो क्या होगी? उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो एक स्पीसीज को बेनिफिट और एक स्पीसीज को हार्म यहाँ पे भी होता है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को क्या होता है? लॉस होता है, तो इसमें नेगेटिव आप बोल सकते हो, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि प्रे और प्रीडेटर का इंटरेक्शन, वो पैरासाइटिज्म का एग्जाम, प्रे और प्रीडेटर का जो इंटरेक्शन है उसको प्रीडेशन बोलते हैं, और होस्ट और किसी एक पैरासाइट का जो इंटरेक्शन होगा उसको पैरासाइटिज्म बोलते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, नाउ ये लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद एसर्शन रीजन स्टार्ट होंगे। देखिए, the population of an insect species show an explosive increase in the number during the rainy season, followed by its disappearance at the end of this season the season what does this show? मतलब एक सीजन में, रेनी सीजन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इंसेक्ट की, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लोसिव हो रही है, इंक्रीज, और जैसे ही एंड हो रहा है रेनी सीजन का तो ये पॉपुलेशन क्या होने लग रही है? ये मतलब जो स्पीसीज है वो गायब होने लग रही है, ठीक है। तो किसका एग्जांपल है? बोला द फूड प्लांट मिच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ जेज टाइप। नेक्स्ट कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रीडेटर इंक्रीज इनॉर्मसली, और लास्ट कह रहा है एस शेप्ड ऑफ सिग्मॉइड ग्रोथ
ऑफ दिस इंसेक्ट। नहीं बेटा, ये देखो फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है, जैसे इसके अपोजिट कंडीशन आ रही है डिसअपेयर हो जा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ जे शेप्ड। मतलब जब रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, जब रिसोर्सेस आपको क्या मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो रही है, एकदम से हायर हो रही है, ठीक है। और जब आपको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे तो पॉपुलेशन क्या होने लग रही है, डिक्रीज होने लग रही है, ठीक है, एकदम रिड्यूस होने लग रही है। तो ये जो जे शेप्ड कर्व है उसको यहाँ पे शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। Now, question number 13 to 16, we will cover the assertion region questions. ठीक, so first question of assertion region, statement of assertion is chesmogamous flower require the pollinating agent। ठीक है, ये एजेंट लिखा है, एक साथ लिखना है एजेंट्स, ओके। तो ये ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं उनको रिक्वायर होता है किसके लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए, ओके। और नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर और चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं बेटा वो एक्सपोज फ्लावर रहते हैं, जिसमें पेटल और जो सेपल्स होते हैं वो फुली ओपन रहते हैं, और जिसमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे स्टेमन और पिस्टिल जो होगा वो फुली एक्सपोज रहेगा। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन के लिए, सॉरी गैमेट्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोला है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, वो सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज नहीं करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो चेस्मोगेमस की बात हो रही है पहले, लेकिन रीजन वाले स्टेटमेंट में कोई भी चेस्मोगेमस की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बोथ आर द करेक्ट एंड द आर, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, मतलब ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, एसर्शन माउस इज द मोस्ट प्रिफर्ड मैमल फॉर स्टडी ऑफ ऑन अ जीन ट्रांसफर। ठीक है, माउस जो है वो एक मोस्ट सुटेबल या प्रिफर्ड मैमल्स है जिसमें हम जीन ट्रांसफर को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, माउस पोजेस द फीचर लाइक शॉर्ट ऑस्टियोरस साइकिल्स, मतलब हम जो एग फॉर्मेशन वाली साइकिल होती है उसकी बात करते हैं। गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी वाला पीरियड, रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम, उसकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होती है। प्रोडक्शन ऑफ द सेवरल प्रोजेनी पर प्रेगनेंसी, मतलब एक प्रेगनेंसी में, एक डिलीवरी में बहुत सारी प्रोजेनी हमें मिल जाती है किसमें, माउस में। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हमें कोई मैमल चाहिए तो उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होना चाहिए, जल्दी से उसमें प्रेगनेंसी टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल रीजन इसका बिल्कुल सही डिनोट कर रहा है किसको, एसर्शन को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। माउस की जो फीचर बता रखे हैं इसमें बिकॉज, अगर आपको बिकॉज लगा करके स्टार्ट करोगे यहाँ से तो ये बिल्कुल करेक्ट बैठेगा कि माउस को हम लोग प्रिफर क्यों करते हैं, इसके लिए जीन ट्रांसफर के लिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पे, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द segregation of a pair of factors they carried। बिल्कुल सही बात है, पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, चाहे पेयरिंग हो रही है सेपरेशन हो और सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम का, ये लीड करता है सेग्रीगेशन टू अ पेयर ऑफ फैक्टर। ये पेयर ऑफ फैक्टर्स को फैक्टर पेयर हो रहे हैं या फिर दे कैरिड, जो आपस में क्या हो रहे हैं, कैरी, जो क्रोमोसोम कैरी कर रहा है उन्हें, ओके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ पेयर्स क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड, फैक्टर मतलब जीन्स, ओके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन अ सिमिलर साइट ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो बेटा, ये कह रहा है कि टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन अ सिमिलर साइट ऑफ द नॉन होमोलोगस की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था, होमोलोगस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर बोलेंगे हम इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए जल्दी से, elimination of the competitively inferior species in a closely related or otherwise similar group is known as the competitive exclusion principle। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गॉस का प्रिंसिपल है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती है, तो जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाती है, जो सुपीरियर वन है वो सर्वाइव करेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, इफ द टू स्पीसीज compete for the same resources they could avoid the competition by the choosing different time फॉर द फीडिंग और डिफरेंट फॉरिजिन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, ओके, तो वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete ना करने के बजाय क्या कर लेती है, अवॉइड कर लेती हैं किसको, कंपटीशन को अवॉइड कर देती हैं, किसके लिए, ये चूज करके कि भैया टाइम अलग अलग टाइम पे हम लोग अलग अलग उसको फीड करेंगे, इस एरिया में फीड करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है बेटा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट ये इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इन्फीरियर को एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। तो इसका कुछ स्टेटमेंट और आ रहा है, इसका कुछ स्टेटमेंट और आ रहा है, बट बोथ आर करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं यहाँ पे, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं बता पा रहा है, रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका भी राइट आंसर होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर। तो ये था बेटा सैम्पल पेपर सेकंड क्लास 12 बायोलॉजी का, और इस सैम्पल पेपर में अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन जो मेरी तरफ से आई थिंक थोड़ा बहुत डाउटफुल लगा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं उसके बारे में, मैं डेफिनेटली इसको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ में एक अनदर सैम्पल पेपर के साथ में, जिसमें हम फिर से MCQ और एसएसएन रीजन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो को अगर अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।